अस्सलामुअलैकुम। मज़मून उर्दू मौजू गज़ल की अज्जाए तरकीबी। आज हम यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर गज़ल के अज्जाए तरकीबी का मुताला करेंगे। मतलब गज़ल को स्टेप बाय स्टेप या उसमें कौन सी चीज़ें किन उसूल व ज़वाबित के तहत जो है गज़ल लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गज़ल। तो गज़ल का माना सबसे पहले समझते हैं। गज़ल का माना है औरतों से या औरतों की बातें करना। तो ये जो लफ्ज़ है गज़ल, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी अरबी जबान से आया हुआ है। और ये जो सिन्फ है, मतलब गजल लिखी भी जाती थी तो अरबी जबान में, अरबी ही अदब में लिखी जाती थी। अब मौजू, मौजू मतलब जिसको हम इंग्लिश में टॉपिक्स कहते हैं, कि गजल को जो है किसी भी टॉपिक के तहत जो है हम लिख सकते हैं, किसी भी मौजू को लेकर लिख सकते हैं। लेकिन जब गजल की शुरुआत हुई थी तब उसको सिर्फ हुस्न इश्क के मामला तक ही रखा गया था, उसकी एक हद वहीं तक मुकर्रर थी। लेकिन जैसे जैसे उर्दू अदब तरक्की करता गया तो उसके जो मौजू हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो क्या होते गए, बदलते गए। मतलब कोई भी आप इजहार ख्याल जो है गजल के शेर के जरिए कर सकते हो, किसी से भी मोहब्बत का। तो जैसे कि अपने वतन से मोहब्बत है, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से, लेकिन जो गजल के जो खास मौजू रहे हैं वो है इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। तो इश्क हकीकी को हम समझते हैं, इश्क इलाही में कहे गए तमाम अशार को इश्क हकीकी कहते हैं। इश्क हकीकी वो है जिसमें शायर, जिस शेर में शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, उसको इश्क हकीकी कहेंगे। तो मिसाल के तौर पर आपको जो है एक शेर दिया गया है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है, ज़बा जब तलक है यही गुफ्तगू है। तो ये जो शेर है हम इसको इश्क हकीकी के तौर पर, उसकी मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है इश्क मजाजी। तो महबूब के ताल्लुक से या इसकी मोहब्बत में कहे गए अशार को इश्क मजाजी कहते हैं। तो ऊपर दिए गए शेर में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी दोनों मौजूद हैं। जो मैंने अभी आपको शेर बताया इश्क हकीकी का, तो हम इसमें जो है इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों की मिसाल जो है, मिसाल के लिए शेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको एक गजल दी गई है जमात नव्वम की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 93 और 94 की ये गजल है, जिसके शायर हैं कलीम आजिज। उन्होंने ये गजल लिखी है। इस गजल को पढ़ते हुए जो है हम गजल की अज्जाए तरकीबी का मुताला करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप गजल को किस तरह से लिखा जाता है उसका मुताला हम करने वाले हैं। तो मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, हम खाक नशी तुम सुख्न आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करो हो, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो, दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, पकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। तो इस गजल के एक एक शेर को जो है उसके अज्जाए तरकीबी की मिसाल बनाकर जो है हम उसको गजल को जो है गजल के अज्जाए तरकीबी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गजल में जो होता है वो मतला होता है। मतला किसको कहते हैं कि मतला ये जो लफ्ज बना है तुलू से, तो तुलू का क्या मतलब होता है, उभरता हुआ सूरज, निकलता हुआ सूरज। यानी सुबह में जब सूरज उभरता है तो उसको हम तुलू कहते हैं। तो ये तुलू से बना है मतला। तो इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो गजल का पहला शेर है उसको वो मतला कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो पहला शेर है, वहां से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है गजल की। जैसे कि वो शेर जो गजल जो अभी हमने देखे हैं पिछले स्लाइड पर, उसका पहला शेर है, परे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। तो ये जो है कलीम आजिज की गजल का पहला शेर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उस गजल का मतला कहेंगे। अब हुस्ने मतला क्या होता है, मतला के बाद आने वाले शेर में अगर मतला की तरह दोनों मिसरों में काफिया की पाबंदी की गई हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। तो सबसे पहले काफिया को समझना है। काफिया का मतलब होता है, हम आवाज जो अल्फाज होते हैं उनको हम काफिया कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो पहला जो शेर है उस गजल का वो है,
परे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। तो इसमें जो काफिया आया है पहले शेर में वो है औकात और बात, तो ये काफिया हुए। उसी तरह जब दूसरे शेर में भी शायर काफिये का इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहेंगे, हुस्ने मतला। जैसे कि हमने देखा दूसरा शेर है उस गजल का, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी मात करो हो। तो जो काफिया है उस शेर में हम देख रहे हैं उसको लाल रंग से लिखा गया है। इस स्लाइड में या इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को या जितने भी पॉइंट्स को, लफ्ज को लाल रंग से लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए उसको लाल रंग में लिखा गया है। नेक्स्ट है रदीफ। रदीफ के लफ्जी माना है, अरबी जबान का लफ्ज है, उसके लफ्जी माना है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। तो रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो गजल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों के आखिर में और इसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए। तो जो गजल हमने अभी पढ़ी है उसमें जो रदीफ है यानी एक ही लफ्ज जो बार बार आया है वो है करो हो, और ये शेर के आखिर में है, इसलिए इस गजल का रदीफ है करो हो। वो लफ्ज जो गजल या कसीदे के अशार में काफिये के बाद बार बार आए इसे क्या कहेंगे, रदीफ कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि काफिया किसे कहते हैं। जैसे कि इसकी पिछली स्लाइड में हम समझ चुके हैं कि काफिया किसे कहते हैं, पीछे पीछे आने वाला, ये क्या हुआ काफिया का लफ्जी मानी। तो काफिया वो लफ्ज है जो थोड़ी सी तब्दीली के साथ मतले के दोनों मिसरों के लेकिन रदीफ हो तो इससे पहले। अब क्या करें, मतले, मतला जो है गजल की शुरुआत का यानी पहला शेर, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। तो मतले में जो है काफिया इस्तेमाल होता है, लेकिन रदीफ हो तो उससे पहले। अगर रदीफ है तो पहले आएगा और बाकी तमाम शेरों के दूसरे मिसरों के आखिर में आएगा। तो इसको हमको समझना है, मतला में जो है रदीफ से पहले आएगा और जो बाकी के तमाम जो शेर होंगे उसके आखिर में आते हैं। तो ये जो गजल हमने अभी पढ़ी उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि बात मात, ये क्या है, इस गजल के काफिया है। तो ऐसे काफिये जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। गजल या कसीदे में रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज को काफिया कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मक्ता। मक्ता बना है कता से, कता का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो मक्ता को पहचानना बहुत आसान है गजल के आखिरी शेर को, क्योंकि शायर उसमें अपना जो तखल्लुस होता है उसको इस्तेमाल करता है। तो उस तखल्लुस को इस्तेमाल करते हुए वो जो आखिरी शेर होता है गजल का वो लिखा जाता है। तो जहां पर तखल्लुस इस्तेमाल होता है वो गजल का आखिरी शेर। तो बकने भी दो आजिज जो बोले हैं बके हैं, बकने भी दो आजिज को जो बोले हैं बके हैं, दीवाना हो दीवाने से क्या बात करो हो। तो इस गजल का जो आखिरी शेर था आप देख रहे हैं उसमें शायर ने जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मक्ता कहेंगे। तो अब गजल की खुसूसियत, क्या खासियत है गजल की, वो अपनी एक मुकाम रखता है, अपनी एक खासियत रखता है। तो सबसे पहली खुसूसियत उसकी है कि गजल का हर एक शेर अपना एक अलग मतलब रखता है। हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। अब जितने गजल में जितने भी अशार है सबके अपने अपने मतलब होते हैं, लेकिन अगर आप नज़म पढ़ रहे हो, मसनवी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रब्त सा रहता है शेर में, एक तसलसल बना हुआ होता है कि एक शेर को समझने के लिए या एक नज़म को समझने के लिए एक शेर से दूसरे शेर का कनेक्शन बना हुआ होता है, रब्त में रहते हैं। लेकिन गजल में ऐसा नहीं होता। गजल में जितने भी अशार हैं सब अपने अपना एक मतलब रखते हैं, अपना अपना एक मीनिंग रखते हैं, वो अपने आप में ही एक पुर हो जाते हैं जैसे हम कहेंगे। नेक्स्ट उसकी खुसूसियत है ये दाखिली सिन्फ़े सुखन है। पहले तो दाखिली का मतलब समझिए आप कि दाखिली का मतलब होता है अंदरूनी, सिन्फ़े सुखन मतलब सिन्फ है गजल, और वो मतलब ऐसा है कि शायर जब लिखता है तो वो अपनी आप बीती जो है या अपनी चीजों का इजहार उस गजल में करता है। लेकिन जो कारी होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि ये चीजें मुझ पर भी बीती हुई है, ये जज्बात, ये तासुरात हम पर भी होते हैं, इसलिए उसको दाखिली सिन्फ़े सुकन कहा गया है। तरन्नुम और नगमगी इसकी खुसूसियत है। तरन्नुम और नगमगी का मतलब तो तरन्नुम में लिखना मतलब एक वजन में लिखा जाता है उसको, ताकि उसमें एक सुर ताल पैदा होती है, तो इसीलिए कहा गया है। ये एक गजल की खुसूसियत है। जज़ाकल्लाह। इसके बाद जो है अगली वीडियो में है हम जो है कसीदे और मसनूई के अज्जाए तरकीबी का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह।